नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने मैं प्रमोद पांडे, कल हम लोगों ने इस YCT के प्लेटफॉर्म पे बात आपसे की थी कि हम लोग हायर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग हायर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और हायर के क्वेश्चन भी किसके? GS के। ये हायर के क्वेश्चन आपको PDF के रूप में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप YCT जो हमारा ऐप है उस पर भी जाके आप प्ले स्टोर पे खोल सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और इसको देखने से पहले सबसे पहला काम कीजिए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे आप लोगों ने हमारी किताबें पढ़ी हैं और सफलता पाई है, उस तरह वीडियो देख के भी सफलताएं पाइए। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो GS के पोर्शन का है वो इन्वायरमेंट और मानव से जुड़ा हुआ है, मानव और इन्वायरमेंट। तो इस पे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। कोशिश रहेगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाए। हमारी बुक में भी हिंदी इंग्लिश में है, इसलिए किसी को समस्या इसको लेके नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट बूम ड्यूरिंग द नाइट। अधिकतर जो पौधे होते हैं, रात में जो पौधे खिलते हैं उनके फूल सफ़ेद होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का रीज़न दिया है क्यों रात में खिलने वाले फूल अधिकतर सफ़ेद होते हैं। तो जो सफ़ेद फूल होते हैं वो होते हैं पॉलिनेशन के कारण। पॉलिनेशन मतलब परागकण। परागकण का मतलब आप समझिए, जब पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये होती है आपकी स्टिग्मा, ये है, और पोलन ग्रेन एंथर में लगा रहता है ऐसे, और इसको आना है यहाँ पे। जब तक ये मेल पार्ट है, जब तक मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक नया बीज नहीं बनेगा, मतलब नया जाइगोट नहीं बनेगा। और नए जाइगोट का निर्माण होने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है। और ये फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, एक को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और एक को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे सफ़ेद फूल खिल रहे हैं, वो इसीलिए खिलते हैं कि रात में कीड़े मकोड़े उनको दूर से देख लें, उनके नज़दीक आ जाएं, आराम से सफ़ेद चीज़ें रात को साफ दिखती हैं। प्लस इन फूलों में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है कि महक से भी कीड़े आकर्षित हो। और ये पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल में या एक फूल से दूसरे प्लांट के फूल तक पहुँचे, इसी को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। हालांकि हम लोग पॉलिनेशन पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस मेन पर्पज़ इसका ये है। तो ये समझिए कि पॉलिनेशन कीड़े आराम से कर सकें, इसके लिए रात में खिलने वाले फूलों में महक बहुत अच्छी होती है, प्लस वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये सही आंसर होगा इसका, और ये इसका सही आंसर है। और भी है, देखिए चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन कब आया है? UP PCS GDC के एग्जाम में आया है 2021, ठीक है। उसके बाद अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ। तो लेटेस्ट जो भी नए नए क्वेश्चन आए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखिए। द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। देखिए स्टोन या पथरी, जो ये पथरी होती है ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, और कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी हमारे शरीर में 2 जगह बनती है। एक तो गॉल ब्लैडर में बनती है और दूसरी बनती है हमारे किडनी में। तो जो गॉल ब्लैडर में बनती है, अगर हम नॉर्मल देखें तो ये हमारा है क्या, लीवर। और इस लीवर में गॉल ब्लैडर ऐसे जुड़ा रहता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा होता है पित्त, और ये पित्त लीवर में बनता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है। और इस पित्त का डाइजेशन में मेन वर्क क्या है, जब ये हमारा पेट है स्टमक, और स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है तो वो जो पहला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डियोडेनम। इस डियोडेनम में ये आके गॉल ब्लैडर से मिलता है जूस, और इसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और ये जब आके यहाँ मिलता है पित्त, और ये पित्त क्या करता है, फैट का इमल्सिफाइड करता है। फैट को क्या करेगा, इमल्सिफाइड करेगा, इमल्सिफाइड, या हिंदी में इसको बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलते हैं, पाइसीकरण। और पाइसीकरण को नॉर्मल आप समझ सकते हैं, जैसे एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें क्या कहते हैं, कुछ तेल की बूंदें डालिए और उसके बाद उसको घुमा दीजिए, तो आप देखेंगे इमल्सिफिकेशन होता है या पाइसीकरण होता है, तेल की बूंदों के ऊपर पानी जमा हो जाता है। तो ये जो फैट होता है हमारा, ये पानी की तरह ही, तेल की तरह ही होता है फैट। और इस फैट पे जब ये पड़ता है पित्त, तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे बूंद में तोड़ देता है, जिसके कारण इसका पाचन आगे आराम से इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली चीज़ें
एंजाइम्स कर सके। तो इंटेस्टाइन में अगर गाल ब्लैडर में पथरी बन जाएगी तो पाचन किसका प्रभावित होगा? वसा का। अब इसके बाद इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन प्रेजेंट इन द गाल ब्लैडर। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर इसका दे दिया, रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए और समझेंगे तब सही से आंसर देंगे। हालांकि व्याख्या भी लिखी हुई है और चीजें व्याख्या से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following said environment is everything except me? देखिए ये रटने वाला क्वेश्चन है, जब आप इन्वायरमेंट की कई किताबें पढ़ेंगे तो वह कहीं ना कहीं मिल जाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसमें आंसर याद रखिए आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन कोई पर्यावरण तो थे नहीं, लेकिन उनका ये सेंटेंस है इस वजह से। तो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, तो इसका सही आंसर होगा आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए ये UPHESC 13 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया है, मतलब आप समझ रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है आपको। ये पूछा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अभयारण्य दिए हैं और वो किन राज्यों में उपस्थित है उनके बारे में। जैसे डम्फा अभयारण्य है, मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है, ये भी सही है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आंसर सही है। गांधी सागर अभयारण्य, इसका मतलब राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिचर। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी होती है जैव विविधता। तो यहाँ क्वेश्चन है जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है। ये भी देखिए हायर में एग्जाम है, 221 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा है जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता ऐसी जगह पाई जाएगी जहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे हों, बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हो। तो ऐसी अवस्था कहाँ होती है? गर्म जलवायु में और रोज जहाँ वर्षा हो वैसी जगह होती है ना। जैसे अर्थ आप देखते हैं, अर्थ का ये हिस्सा जो है बीच वाला 0 डिग्री वाला, इस 0 डिग्री के 5 डिग्री ऊपर जाते हैं और 5 डिग्री नीचे जाते हैं। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? डोलड्रम। क्या बोलते हैं? डोलड्रम। यहाँ पे सन की लाइट साल भर एक जैसे पड़ती है, सुबेरे बहुत तेज सूरज निकलेगा और शाम को बहुत ज्यादा बारिश होगी। इसीलिए आप देखिए चाहे अमेजन के फॉरेस्ट हो, चाहे कांगो के फॉरेस्ट हो, चाहे इंडोनेशिया के फॉरेस्ट हो, सारे फॉरेस्ट इन्हीं जगह पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। तो ऐसे आप चीजों को जब समझेंगे और व्याख्या जब इनकी पढ़ेंगे तो आपको आंसर आराम से समझ में आएंगे। ठीक है ना। इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे देखने वालों की संख्या बढ़े। और जब मैं रोज कराऊंगा तो आप ऑनलाइन भी आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडेबल फंगस। देखिए फंगस कई तरह के होते हैं। फंगस का मतलब आप मशरूम समझिए, मशरूम खाए जाते हैं। उसमें ये मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे म्यूकर है, पेंसिलियम है, राइजोपोस है। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि खाने वाला जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा है? हमारा एगेरिकस है। कौन सा है? एगेरिकस, बटन मशरूम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग बाजारों में खाते हैं वो वाला मशरूम एगेरिकस। और सारे मशरूम विषैले होते हैं, शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये मशरूम की प्रजाति है जो खाई जाती है। तो ये जब आप फंगस के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक का मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो, बायोटिक जिसमें जान हो। एबायोटिक तो आप इसमें देखिए बैक्टीरिया में जान है, पौधे में जान है, फंगस में जान है, किसमें जान नहीं है? मिट्टी में जान नहीं है। तो ह्यूमस क्या हो गया हमारा? एबायोटिक हो गया। एकदम सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन पढ़ के डरिए मत कि बड़े एग्जाम में आया है तो अजीब सा क्वेश्चन होगा। देखिए एक बड़ा ही एग्जाम है ये, UPHESC का
है, ऐसा नहीं है छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आपकी सोच का है। बायोटिक माने होता है जीवित पदार्थ, एबायोटिक माने होता है जिनमें जान नहीं है। तो जान किसमें नहीं है? ह्यूमस में नहीं है, मिट्टी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस। चीजों को आसानी से समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फिर तो हम पढ़ाएंगे ही, चीजें आप जानी जाएंगे धीरे धीरे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ये क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है? क्लाइमेट एक्शन प्लान जलवायु पे भारत सरकार ने चालू किया था 2008 में, करीब 2008 में ये प्रोग्राम चालू हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें थी, है ना। और इसमें जो न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब इसमें आप आंसर देखेंगे तो क्या आंसर इसमें नहीं है? तो जरा इसको बताइए। तो इसमें क्या है? न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा। तो देखिए इसमें न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में उतनी बातें नहीं हो रही थी, पर्यावरण से रिलेटेड भी नहीं था भारत के लिए। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर ऊर्जा जो चीजें नहीं है। और ये 2008 में प्रोग्राम चला था, ये देखिए। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर ऊर्जा। ठीक है, बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है पर्यावरण का अर्थ क्या होता है ना। पर्यावरण या इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है पहले सोचिए। मानवीय परिवेश, केवल मानव जहाँ रहते हैं वो पर्यावरण नहीं हो सकता। जहाँ प्राकृतिक परिवेश है ये हो सकता है। जलवायु, भूमि, वनस्पतियों के, प्राणियों के मध्य अंतर संबंध हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझिए। ये हमारा है एटमॉस्फेयर, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर, और ये है हमारा लिथोस्फीयर। ये मतलब ये अर्थ है, मतलब सॉयल है, ये वाटर है, और ये एयर है। इस एयर का वो हिस्सा, इस एयर का वो हिस्सा जहां पे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बायोस्फीयर या इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब है जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों, प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, जहां पे निर्जीव, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में संपर्क हो, उसी को बोलेंगे पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कब का आया है? 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन वहीं से हैं जो एग्जाम में आए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और इस तरह की एक मोटी किताब है जिसमें जीएस के हर एक टॉपिक के अलग अलग के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं व्याख्या के साथ। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप समझेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताबों पर ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? ये उस समय का क्वेश्चन है, इस समय का तो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 2018 में जो थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 तारीख को मनाया जाता है, जून में। तो ये जो जून में मनाया जाता है 5 जून को, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस 5 जून में 2020 में जो इसकी थीम थी वो अब आपसे पूछ लेता है, वो क्या थी? ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ, ये थीम है। और हर बार कोई ना कोई देश इसको देखता है। तो इस बार किसने देखा था? स्वीडन ने। इसको देखा था किसने? स्वीडन ने। तो ये भी ध्यान रखिए, करंट से अगर पूछेगा तो क्या है? 2022 में ओनली वन अर्थ। ये चूंकि एग्जाम देखिए कब हुआ है? 2016 में। डेट तो 2016 डली है, लेकिन 2016 में तो हुआ नहीं होगा, 19 में हुआ होगा। इसी वजह से 2018 में ये रखा गया था थीम, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय थे? तो ये उसी तरह के टॉपिक है कि 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या टॉपिक थे। तो अगर आप ये पुराना डाटा उठा के देखेंगे तो इसमें टॉपिक जो मिलेंगे आपको वो छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। सही आंसर इसका क्या होगा? छोटे द्वीप एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना। और 2019 का अगर बोले तो वायु प्रदूषण है। ऐसे ही हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है इसको समझिए। 11 दिसंबर 1997 को, कब? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मीटिंग हुई किसको लेके? ग्लोबल वार्मिंग को लेके। किसको हुई? ग्लोबल वार्मिंग को लेके हुई। ग्रीन हाउस गैसों पे मीटिंग हुई और उसी समय क्योटो प्रोटोकॉल दुनिया में लागू किया गया। और ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए एक समझौता है। हर एक देशों ने समझौता किया है कि कार्बन की उत्सर्जन मात्रा 2008 तक इतनी कम कर देंगे या 2008 की स्थिति में ले आएंगे। तो ये सारी डाटे की चीजें हैं, लेकिन नॉर्मल सोचिए क्योटो प्रोटोकॉल हमेशा ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ हुआ था ये जरूर याद रखिए, इतिहास से। जापान में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, एक मोर सांप खाता है जो पादपों में पनप रहे कीटों का। देखिए ये समझने का क्वेश्चन है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। और इसमें मोर सांप खाता है, तो मोर सांप खाता है, यहाँ फूड चेन की बात हो रही है। तो हम जानते हैं इस अर्थ पे, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अर्थ पे क्या है? सूर्य है। और सूर्य से की ऊर्जा को भोजन में बदलने की क्षमता केवल पेड़ पौधों में है। इसलिए पेड़ पौधों क्या कहलाते हैं? उत्पादक या ऑटोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? उत्पादक या ऑटोट्रॉप्स। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऑटोट्रॉप्स है। ये ग्रीन प्लांट क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए। और इस प्लांट पे जो भी निर्भर है उसमें उसको जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ग्रीन प्लांट को जिसने खाया, मान लो टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को किसने खाया? मोर ने खाया या बाज ने खाया। मोर को तो कोई खाने वाला नहीं। तो क्या हुआ? मोर कहाँ चला गया? एक मोर सांप खाता है जो पादपों में पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर कहाँ चला गया? सबसे ऊपर चला गया ना। फूड चेन में सबसे ऊपर कौन चला गया? मोर चला गया। इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, तो प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं हमेशा। और ये सब क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। हम जीव जंतु और कीड़े मकोड़े सब क्या हैं? कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से फूड चेन में अलग अलग बनते हैं। तो इसमें जो है, जो मोर है वो किस में आएगा? टॉप फ्लोर पे फूड चेन के आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता समुद्र क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड के बीच और इससे अधिक होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ टाइप नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन में 3 चीजें हैं कि जैव विविधता से रिलेटेड। पहली चीज क्या है? जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम इतना होता है और बारिश इतनी होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम इतना होता है तो वार्षिक वर्षा इससे अधिक होती है। यहाँ कम दिया है और यहाँ अधिक दिया है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। ठीक है, अब इन कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो देखिए पहली चीज अभी मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहाँ अधिक होगी? जहाँ पे रोज धूप निकलेगी, रोज बारिश होगी। तो इसका मतलब जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है और वार्षिक वर्षा अधिक है। तो ये 2 तो एकदम करेक्ट है। तीसरा, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बर्फ अधिक पड़ती है, वहाँ पे जैव विविधता नॉर्मल सी बात है कम हो जाती है। जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ भी जैव विविधता कम हो जाती है। तो यहाँ समृद्ध क्षेत्रों का दिग्बंध और तो जैव विविधता पे विचार कीजिए, कम होती है। तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होगी? तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3। पहला तो एकदम गलत हो गया, पहला तो एकदम गलत हो गया। तो आंसर इसका हो गया 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन राजस्थान हायर का है और ये
2013 में आया हुआ है। यहाँ पे आप हमेशा देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाया नहीं जा रहा है, पहले आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, फिर जब पढ़ाया जाएगा तो उनके साथ एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिस कराई जाएगी मॉडल पेपर की, उसमें नए नए क्वेश्चन बताए बनेंगे और नए नए क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरुआती दिन है, समझिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको तैयारी करना है तो पहले जानना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमको अपनी पढ़ाई का लेवल किस स्तर का रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, देखिए कोई भी फॉसिल फ्यूल जलेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगा। तो डीजल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेंगे, इसके अलावा और भी प्रदूषक पैदा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अगर पानी से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, वाटर। क्या बना देगी, वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल भविष्य का ईंधन, इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है भविष्य का ईंधन। ये याद रखिए, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो वो हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल पे बहुत लोगों ने काम किया है, आप जान ही रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, पहले आप ग्लोबल वार्मिंग समझिए क्या होता है। सन से बहुत सारा विकिरण आता है, रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा रोका जाता है। आप देखते हैं ओजोन भी रोकती है, उसके बावजूद भी अर्थ पे रेडिएशन छोटी छोटी तरंगों के रूप में, वेवलेंथ के रूप में पहुंच जाता है। उसके बाद जब ये रेडिएशन आया रहेगा, इसके बाद ये रेडिएशन वापस भी होता है, टकरा के वापस भी होता है, लेकिन जब वापस होने लगता है तो इसकी वेव बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इन्वायरमेंट की बहुत सारी गैसें, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे हो गया, जलवाष्प, ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर जब इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये देखिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर जब इनको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है। तो अर्थ का टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के कारण ही ऐसा है। अगर इन्वायरमेंट अर्थ से हटा दिया जाए तो अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और जब -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसमें जीवन संभव नहीं। ये तो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, पॉल्यूशन फैलाया, उस पॉल्यूशन के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, जलवाष्प, इन सब की मात्रा, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा हमने एयर में बहुत ज़्यादा दे दी। और जब एयर में बहुत ज़्यादा दे दी गई तो क्या हुआ, ये जो विकिरण निकल जाता था वो विकिरण निकलना बंद हो गया, और उसके कारण क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। और एटमॉस्फेयर चूंकि अर्थ के चारों तरफ है, तो इस एटमॉस्फेयर से हवाएं फैल के चारों तरफ फैल गई और पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित अभिकथनों पे विचार करें। जैसे पहला है, पृथ्वी हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। एकदम गलत बात है, सुरक्षित नहीं होगी। अगर हरित ग्रह प्रभाव रहेगा तभी सुरक्षित होगी। हरित ग्रह ग्रीन हाउस का प्रभाव मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ये भी एकदम सही है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी, ये भी एकदम बात सही है। तो इसमें जो आंसर देना है तो उस आंसर पे जाइए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इन सारी चीजों को जब समझेंगे तो आंसर आपका जो निकल के आएगा क्या, बी और सी। क्यों निकल के आ रहा है, जरा फिर से समझिए। पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। प्रभाव के बिना, अगर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव नहीं रहेगा तो क्या पृथ्वी सुरक्षित होगी, नहीं। तो ए भी सही है इसमें से सही विकल्पों का। हरित ग्रह का प्रभाव मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ये भी सही है। और पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी। क्या होगा, ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तीनों बातें सही है। अगर यहां होता पृथ्वी ग्रीन हाउस के प्रभाव के बिना असुरक्षित होगी तब, है ना, नहीं होगी, तो यहां पृथ्वी ग्रीन हाउस ग्रहों के बिना सुरक्षित होगी, ये बात
एकदम गलत है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है इसके प्रभाव के बिना पृथ्वी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो इसका सही आंसर, अगर यहाँ पे हमको लगता है इन्होंने गलत कर दिया है, यहाँ पे नहीं होता, लिखते समय ये मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर बी और सी ही होगा, क्योंकि दो ही आंसर मिल रहे हैं, ए बी सी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पृथ्वी हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ये गलतियां होती है। तो ये इनकी एकदम ये बात एकदम गलत है, क्योंकि पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, अगर हम क्लीन करें तो आंसर बी सी होगा। ये कथन गलत हो जा रहा है, पृथ्वी ग्रीन हाउस के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी और सी होगा। तो ध्यान से पढ़िए, ये देखिए मिस्टेक हो जाती है किसी से भी पढ़ने में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किस पे है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में आया है 2018 में, और ये जो क्वेश्चन है ये पॉल्यूशन पे है, वो भी नदियों के पॉल्यूशन पे। नदियों के जो पॉल्यूशन होते हैं, तो देखिए पॉल्यूशन दो तरह का होता है। पानी में जो पॉल्यूशन होता है, एक तो पॉइंट पॉल्यूशन होता है कि नदी के किनारे कारखाने, जैसे कानपुर, जैसे आगरा है, वहाँ यमुना के गंदे होने का मुख्य कारण आगरा के क्या है कि वहाँ पे क्या चमड़े का बहुत वर्क होता है, फैक्ट्रियों से सीधे किसमें मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। उसी तरह कानपुर में ये स्थिति है। लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसे तो हैं जो बह के दूर से प्रदूषण फैलाते हैं। तो जो पॉइंट सोर्सेज नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ नॉर्मल बात कर रहा है नदियों में सबसे मुख्य प्रदूषण का स्रोत। अगर पूरे भारत की नदियों की बात करें तो क्या आता है, अनट्रीटेड सीवेज। क्या आता है, अनट्रीटेड सीवेज। भारत में हमेशा आंसर देखिए अनट्रीटेड सीवेज। बड़े बड़े शहर जैसे इलाहाबाद बस गया है, कानपुर बस गया, कहीं भी सीवर लाइन नहीं बिछी हुई है, जो मल बहता है लोगों के द्वारा निकाला जाता है वो सीधे के सीधे पानी में मिला दिया जाता है। तो पॉल्यूशन देखिए जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ दूसरा कारण है, लेकिन पूरे भारत की नदियों की बात होगी तो हमेशा अनट्रीटेड सीवेज होगा। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। एकदम सही बात है, NO2। फिर है धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी के तेल वाले हीटर। इसमें आपके तीनों आंसर सही हैं, क्योंकि जो चूल्हे होते हैं उसमें लकड़ियां जलती हैं, सही ढंग से जल नहीं पाती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पैदा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत पैदा होता है। फिर लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी के चूल्हे में ये समस्या है ही है, और मिट्टी के तेल वाले हीटर में तो ये समस्या है। ये जहाँ भी कार्बनिक पदार्थों का पूरा ज्वलनशील नहीं होगा वहाँ पे ये गैसें निकलेंगी जो हार्म फैलाती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर ये होगा सी। आपका सही आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपगम है। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना क्या कहलाता है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। कि मानव पेड़ पौधों को या प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रहा है और प्रकृति मानव को कैसे प्रभावित कर रही है। तो इसका मुख्य जो अनुग्रह संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपगम क्या है, तो इसमें व्यापक कौन सा है, ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख, के शहर औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, या वाटर शेड विकास उपागम। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शहरों में अगर वाटर शेड की व्यवस्था कर दी जाए तो जो पानी बह के बाहर चला जाता है, और पानी की समस्या जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में पानी, बम्बई हो गया, पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लोगों को लगानी पड़ती हैं। तो अगर बरसात का पानी एकत्रित कर लिया जाए तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाटर शेड विकास उपागम। ये भी देखिए जेआरएफ में पूछा गया है 2013 में। तो क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से चीज़ों को समझिए कि क्या पूछा है और क्या आंसर देना चाहता है, देना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको सीक्वेंस से मिलाना है। सीक्वेंस से मिलाना है कि देखना है कि किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, वैसे तो नॉर्मल लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जान लीजिए। कागज़ जो होता है, कागज़ में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि कागज़ सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज में कागज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो अगर क्या कर रहे हैं, कार्बन की बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कागज सी। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो कागज में होती है। कागज के बाद जो दूसरा हो गया
पत्तियां और बेल बूटे में होती है, क्योंकि पत्तियों में सेलुलोज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जीवित है वो, है ना, इस वजह से। और तीसरा जो होती है गाय के गोबर में, काऊ मैन्योर में, और सबसे लास्ट में किसमें, फूड वेस्टेज में। तो यहाँ सबसे क्रम पूछा है, तो इस क्रम में आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा ऑर्डर पूछा है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये आंसर है इसका कि सबसे कम किसमें हो गया, कार्बन में, फिर क्या कहते हैं आपका हो गया लीव्स एंड फॉलिज में, फिर हो गया गाय के गोबर में, और लास्ट में जो फूड वेस्टेज है इसमें हो गया। ठीक है, जो क्रम मिलाने का है इसमें पहला दूसरा आप जान जाइए, ये पहला और आखिरी जाइए, तब आंसर आराम से मिला सकते हैं। देखिए सी दूसरे में है, इसका मतलब या तो सी पहला होगा या तो बी पहला होगा, और फिर आंसर देखिए ए सब में है या तो बी, तो बस सी और ए को जान जाइए तो सही आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, ये भी आया हुआ है यूजीसी में, 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित सूची में ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान कीजिए। तो सॉलिड जो निकलता है वो मेनली एग्रीकल्चर से सबसे अधिक है, ठीक है ना। भारत की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल एरियाज से भी निकलते हैं, इसके अलावा रेसिडेंटियल एरियाज से, अभी वाहित मल जो हमने बताया था, ये सब ठोस अपशिष्ट है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये है आंसर। आंसर इसका हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक पे बादल निम्नलिखित किस पर्यावरणीय मामले से संबंधित। तो हमेशा जानिए स्ट्रेटोस्फेयर का नाम आते ही क्या आ जाता है, ओजोन लेयर। क्या आ जाता है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड सारी चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। जब भी स्ट्रेटोस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर का मुख्य काम है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। तो इसका सही आंसर होगा ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। तो इसमें हमेशा ओजोन, जब भी स्ट्रेटोस्फेयर का नाम आए तो आपको क्या मानना है, ओजोन। सही आंसर क्या होगा, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित मृदा क्रम को उनके वर्णन के अनुरूप समझिए। हिस्टोसोल जो मृदा होती है, ठीक है, इसी तरह एंडीसोल जो मृदा होती है। तो ये जो मृदाएं होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो हिस्टोसोल जो मृदा होती है वो मृदा क्रम जिसमें ऊपरी परत जैविक पदार्थ हो। तो हिस्टोसेल ए है, तो इसका ऐसे देखिए ए, सॉरी, अगर इसको हम क्या कहते हैं क्लीन करें, पीछे जाए, पेन यूज करें, तो ऐसे लिखिए ए बी सी डी। तो ए है हिस्टोसेल, दूसरा है एंडीसोल, ठीक है, और सबसोल है ए बी सी डी। ये सॉयल है। तो पहली जो है हिस्टो सॉयल है। हिस्टो सॉयल ऐसी मृदा होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये इन्होंने मिला के दे दिया, जब ऐसे क्रम से देते तो आपको समझ में आता है। हिस्टोसोल है, दूसरी क्या है एंडीसोल है, एंडीसॉयल है, और तीसरी जो है परमाफास्ट है, और चौथी जो मृदा है वो है जेलीसोल, जेली सॉयल। तो ये जो सॉयल है ये कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है। तो हिस्टोसेल हमेशा मृदा का ऊपरी पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ होता है। तो ए का चौथा आंसर, ए का चौथा आंसर इसमें ए बी सी, चौथा, ए का चौथा दे रखा है, ए ही आंसर है इसका। तो इसी से आप मिला लीजिए, तो चीजों को समझ लेंगे। हिस्टोसोल हो गया ए का चौथा, मतलब मृदा का ऊपरी परत। दूसरी है क्या, एंडीसोल। एंडीसोल कहाँ पाई जाती है, बी का पहला। इस मुद्रा क्रम में ज्वालामुखी से निकलने वाली राख शामिल होती है। और अगर सी पे जाइए तो सी में क्या है, परमाफ्रास्ट, और सी का आंसर है पहला। इस मृदा क्रम में ये सी पे आइए तो सी का पहला और बी का चौथा। बी कहाँ गया, बी है आपका एंडीसोल। तो एंडीसोल मृदा क्रम। तो इसको आप जब मिलाएंगे, ये इन्होंने क्वेश्चन जो फॉर्मेट दिया है, देखिए इस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि ये क्रम से नहीं दिया है। ए का सही आंसर है 4, ऐसे लिख लीजिए,
तब समझ में आएगा। बी का सही आंसर है फर्स्ट, और सी का सही आंसर है सेकेंड, और डी का सही आंसर है थर्ड। अब इनको मिलाइए। डी आप देखिए, डी कौन सी सॉइल है? एरिड सोल। एरिड सोल जो है डी है, एरिड सोल का थर्ड होगा। थर्ड क्या होगा? शुष्क जलवायु के मृदा क्रम को जोड़ने वाला क्रम, ठीक है ना। तो इस तरह से मृदाओं को मिला लीजिए तो सही आंसर मिल जाएगा। इसको आपको रटना है। देखिए दिया रहता है सॉइल के प्रकार और उसको रटना है। सबसे जो ज्वालामुखी से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी परत जो होती है वो क्या निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे क्वेश्चन नंबर 24, ओलिगोट्रॉपिक झीलें। देखिए ओलिगोट्रॉपिक का मतलब ये समझिए पहले, ओलिगोट्रॉपिक ऐसी झीलें होती हैं जहां पे जैव विविधता बहुत कम होती है। जैव विविधता बहुत कम होती है तो ओलिगोट्रॉपिक वो ऐसी झीलें हैं जैसे लद्दाख में पाई जाने वाली झील, उसमें जैव विविधता बहुत कम होगी क्योंकि लो टेम्परेचर होने की वजह से और ठंड में जमने की वजह से जीव जंतु बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर सुंदरकानन चले जाएं, अगर हम चिल्का झील चले जाएं, है ना, साउथ की केरल की बेम्बनाथ झीलें चले जाएं तो वहाँ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओलिगोट्रॉपिक झील जो होती है बहुत कम बार होता है, मतलब इसमें साल में 1-2 बार ही पेड़ पौधे निकलेंगे, जैव विविधता आएगी नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ओलिगोट्रॉपिक झीलें। तो ओलिगोट्रॉपिक झीलें आप याद रखिए जहाँ पे बहुत कम मात्रा में जैव विविधता होती है, ठीक है, बहुत कम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरों की जैव वैज्ञानिक विधि है? तो क्या वैज्ञानिक विधि है? नॉर्मल सा है, नगर पालिका क्या करती है? कंपोस्ट तैयार करती है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जबकि यूजीसी में पूछा है, तो यूजीसी में ऐसा नहीं है कि बहुत हायर एग्जाम है तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन सामान्य आते हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए इसमें दिया है नेचुरल गैस इज वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल है। नेचुरल गैस इको फ्रेंडली फ्यूल है। नेचुरल गैस की इसीलिए सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है सीएनजी की। सीएनजी से चलने वाले वाहन पेट्रोल की और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण करते हैं। तो ये आप दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। सुलभ ईंधन है, इसके दहन के पश्चात किसी अन्य जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा कम प्रदूषण होता है। तो इसका ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है, इसका ए आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं सोचना, हमेशा सोचिए ये पेट्रोल डीजल से कम प्रदूषण करता है। नेक्स्ट आते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाल में ही प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में। देखिए एयर की गुणवत्ता बचाने के लिए जब प्रोग्राम चालू किया जाएगा तो उसमें क्या नहीं शामिल किया जाएगा? आप नॉर्मल सोचिए, पार्टिकुलेट तो शामिल ही किए जाएंगे क्योंकि ये धूल में जो कण पाए जाते हैं वो होते हैं, ये तो शामिल ही किए जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो शामिल की जाएगी। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो नहीं शामिल की जाएगी। तो यहाँ नहीं दिया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोतों में से निम्नलिखित में किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सबसे अधिक है? देखिए प्राकृतिक उत्सर्जन में सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। और इसमें सम्मिलित, इसमें जो और भी चीज़ है तो इसमें क्या आंसर मारेंगे आप? मीथेन, क्या मारेंगे? और प्राकृतिक स्रोत में किस प्राथमिक, प्राइमरी प्रदूषक, तो प्राइमरी प्रदूषक कौन कौन सा है पहले ये जानिए। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राथमिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मीथेन। प्रदूषण सबसे अधिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और मीथेन बढ़ाते हैं, तो इसका सही आंसर मीथेन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचते हैं तो क्या है जरा उसको देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? निम्नलिखित में किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? तो वनों कटाई करोगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, सकारात्मक प्रभाव कहाँ से हो जाएगा, है ना? पॉल्यूशन, संरक्षण, अत्यधिक आबादी। तो इन सब की वजह से सबसे मेन चीज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या करता है? कहीं ना कहीं सबसे अधिक मानव का प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए अत्यधिक आबादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे, क्योंकि आप टाइम ड्यूरेशन देखिए, इतने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है और समझना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, वीडियो को देखेंगे भी नहीं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है तो क्या करना है, कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन ढंग से कीजिए, चीज़ों को समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्व दर्शाते हुए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए हैं। ठीक है, और ये जो कार्य दिए हैं उन कार्यों को पहचानना है और बताना है कि इनके कार्य किस तरह से होते हैं। तो ये JRF में क्वेश्चन आया है, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों की समग्र नीति निर्धारण और नियोजन करना, बिल्कुल ये कार्य है भारत सरकार का। उसके बाद में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, ठीक है, पैसे की भी व्यवस्था करना, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय, ये भी सही है। खाद्यान्न आपूर्ति इसका कार्य नहीं है, खाद्यान्न आपूर्ति इसका कार्य नहीं है, तो ये इसका कार्य नहीं है। क्षुधा शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये भी इसका कार्य नहीं है। भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान चलाना, ये तो इसका पार्ट ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1, 2, 3 और 6। तो आज हम लोगों ने जो हमारे क्वेश्चन हायर के आए थे उन पे बात की और 30 क्वेश्चनों पे व्याख्या के समेत बात की। अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और चारों ऑप्शन के बारे में कुछ न कुछ बात की तो एक तरह से हमने 120 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको बहुत एक्स्ट्रा जानकारी भी मिली होगी इन क्वेश्चनों के अलावा। तो अब ये ध्यान रखिए, इस तरह रोज मैं पढ़ाऊंगा, रोज आपकी क्लासें कराऊंगा, और इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। आपको काम क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो सब्सक्राइब चैनल है उसको, एक तो पहली बात आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तीसरा काम कीजिए ये बुक खरीदिए या इसकी PDF लीजिए ऑनलाइन और उस बुक को खोल के रखिए जब मैं सॉल्व कराऊं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें, उसमें व्याख्या भी लिखी हुई है, चीज़ें और ढंग से समझ में आएंगी और आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।